जाता तो पंजाब में सबको पता था कि बीजेपी को कहीं घुसने भी नहीं दिया जा रहा। अगर वहाँ बीजेपी ईवीएम के माध्यम से अपनी जीत घोषित करा लेती तो वहाँ जन आंदोलन शुरू हो जाता, क्योंकि सिख कम्युनिटी के लोग और दूसरे मजबूत जो देश के किसान हैं वहाँ मौजूद हैं, और वो वहाँ पे पीसफुल आंदोलन ऐसा करते हैं कि शायद उन्हें पेपर बैलेट से चुनाव कराना पड़ता। इसलिए उन्होंने आम आदमी की सरकार वहाँ बनवाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी ज़्यादा खुश ना हो, ये जो चुनाव का रिजल्ट आया है सिर्फ और सिर्फ ईवीएम। देश के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर देश की तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि आज 5 राज्य का चुनाव खत्म होते ही डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, ईवीएम घोटाले पर लगातार सवाल हो रहे हैं, और तमाम जो संगठन है और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, लगातार सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, तमाम तरह से इस ईवीएम मशीन पर रोक लगाने के लिए, चुनाव प्रक्रिया बैलेट पेपर से कराने के लिए तमाम तरह के आवाज़ उठ रहे हैं, सवाल किया जा रहा है सरकार से, चुनाव आयोग से। तो इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर ईवीएम मशीन पर सवाल करेंगे। आपके नज़र में क्या ईवीएम से चुनाव कराना सही है, या जो सवाल किया जा रहा है कि ईवीएम घोटाला हुआ ये गलत है, या चुनाव प्रक्रिया सही है? देखिए, ईवीएम घोटाला हुआ है और हो रहा है लगातार, इस बात में किसी को भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमारी बात अगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अखिलेश यादव जी, बसपा, कांग्रेस और जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आज़ाद समाज पार्टी है, जो पीस पार्टी है, AIAM है, या जो भी पार्टीज़ हैं, वो हमारी बात राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है या WPI है, जितनी भी ये पार्टीज़ हैं, अगर हमारी बात पहले सुन लेते तो शायद चुनाव के नतीजे ये नहीं होते। अखिलेश यादव जी ने बाद में इस बात को महसूस किया, और वो काफ़ी मुखर होकर अब इस बारे में बोल भी रहे हैं, और उन्होंने इस बात की तरफ भी डेटाज भी दिए हैं कि 50% से भी ज़्यादा जी जो पोस्टल बैलेट हैं वो समाजवादी पार्टी को आए हैं। तो ये उन्होंने देर में इशू किया, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। उन्हें और ज़्यादा मुखर तरीके से इसकी मुखालफत करनी चाहिए, और अगर इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी, अभी बहुत टाइम है, तो जो मशीनें हैं उसमें से भी गड़बड़ घोटाला साफ साफ पकड़ा जा सकता है। तो इसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई भी कंप्यूटर हो, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर जो है फुल प्रूफ नहीं होता, हैक प्रूफ नहीं होता। ईवीएम भी एक कंप्यूटर है, और अगर वो ईवीएम RSS और बीजेपी के कंट्रोल में है, या वो किसी भी प्रकार से उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या वो नहीं करेंगे? इतना सही सवाल है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की मानसिकता RSS और बीजेपी के लोग रखते हैं, वो किसी भी प्रकार की धांधली करके, कोई भी घोटाला करके अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो इस वजह से भी ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। हम भी आज मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से चिट्ठी लिख रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, कि हम एक जल्दी एक सेमिनार कराएंगे इस बारे में जी। और एक मुहिम तैयार करने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम से चुनाव ना हो के फिजिकल बैलेट से या पेपर बैलेट से चुनाव। लेकिन आरोप ये भी लगता है कि केवल चुनाव के बाद ही ईवीएम मशीन पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही क्या आप आंदोलन करेंगे ईवीएम मशीन के खिलाफ? देखिए, हम लोगों तो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना हम कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम तो देश हित में, भारत के हित में ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव होगा तो रिजल्ट वही आएगा जो भारतीय जनता पार्टी या RSS चाहती है। ये जितनी जल्दी लोगों की समझ में आ जाएगा, उतनी जल्दी देश में जनता की आवाज़ वाली सरकार आनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो ईवीएम के माध्यम से RSS की ही सरकारें बनती रहेंगी। सर, लेकिन सवाल एक ये भी उठ रहा है कि आप कह रहे हैं ईवीएम मशीन में हैक कर लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो आम आदमी पार्टी पंजाब में कैसे जीत गई? वहाँ भी तो भाजपा की सरकार बननी चाहिए उस हिसाब से। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस बात को समझने की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है कि पंजाब के किसानों ने, सिख कम्युनिटी के किसानों ने अभी किसान आंदोलन को लीड किया था, यानी कि उसको नेतृत्व दिया था। और जो अपने आप को 56 इंच की छाती बताने वाले और अपने बारे में इतनी स्वयं बड़ाइयाँ करने वाले हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री थे, उनको खुद माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो अगर चुनाव
ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाता तो पंजाब में सबको पता था कि बीजेपी को कहीं घुसने भी नहीं दिया जा रहा। अगर वहाँ बीजेपी ईवीएम के माध्यम से अपनी जीत घोषित करा लेती तो वहाँ जन आंदोलन शुरू हो जाता, क्योंकि सिख कम्युनिटी के लोग और दूसरे मजबूत जो देश के किसान हैं वहाँ मौजूद हैं, और वो वहाँ पे पीसफुल आंदोलन ऐसा करते हैं कि शायद उन्हें पेपर बैलेट से चुनाव कराना पड़ता। इसलिए उन्होंने आम आदमी की सरकार वहाँ बनवाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी ज़्यादा खुश ना हो, ये जो चुनाव का रिज़ल्ट आया है सिर्फ़ और सिर्फ ईवीएम से आया है। अभी वो उसका कुछ समय के लिए मज़ा उठा सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और खूब जो भी उन्होंने काम अच्छे बुरे करने हैं वो कर सकते हैं। जैसे अभी 4 सवर्णों को ही, जो कि अपर कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे राज्यसभा की सीटें दे दी हैं। हालांकि वहाँ पे 33% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं और सिख कम्युनिटी के लोग भी 40% हैं वहाँ पे। तो आपको स्वयं नज़र आ रहा होगा कि किस प्रकार से भेदभाव किया गया है राज्यसभा की सीटों में भी। तो ये सब जो फ़ायदे उठा सकते हैं वो उठा लें, परंतु जब बीजेपी को इतनी शक्ति आ जाएगी, आरएसएस को इतनी शक्ति आ जाएगी पूरे देश में कि वो हर जगह चुनाव जीतें और जन आंदोलन बड़ा ना खड़ा हो पाए झूठे तरीके से ईवीएम के ज़रिए से, तो तब वो किसी भी प्रदेश में अपनी सरकार नहीं आने देंगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत देशों के आपको मिल जाएंगे जहाँ पे एक पार्टी को 95% से ज़्यादा वोट लगातार कई टर्म्स तक आ रहे हैं। तो वैसा ही कुछ हाल भारत का भी होने जा रहा है अगर हम लोग समय पर नहीं जागे तो। सर, एक जनता को बताने के लिए आपसे सवाल है सर कि ईवीएम मशीन कहाँ बना था और क्या उस देश में ईवीएम मशीन से वोटिंग होता है या नहीं होता है? देखिए, अमेरिका, यूरोप के किसी भी देश में ईवीएम से इलेक्शन नहीं होता है। वेनेजुएला में कुछ जगह, फिलीपींस में, 1-2 कंट्रीज़ में ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन हो रहा है और कई देशों ने ईवीएम को बैन भी कर दिया है। इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की या बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कोई भी कंप्यूटर हैक प्रूफ या फुल प्रूफ नहीं है। ईवीएम भी एक कंप्यूटर है। एक बात, पूरी दुनिया में अभी भी हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी आज एक एडवाइजरी निकाली है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से बचा जाए बैंकिंग में। तो जब और कितने एडवर्टीजमेंट सरकार खर्च कर रही है पैसा उस पर, सारी कंपनियां कर रही हैं, बैंक्स भी कर रहे हैं कि आप जो है जो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से धोखा ना खाएं, अपना पासवर्ड बार बार बदलते रहें। ये सब क्या है? मतलब कंप्यूटर हैक हो सकते हैं ना, कोई भी कंप्यूटर हैक हो सकता है। इतने सुरक्षित कंप्यूटर जो कि बैंक्स के हैं, जो कि रक्षा संस्थानों के हैं, वो हैक हो सकते हैं। हर एक देश में पूरी एक साइबर फौज तैयार हो रही है साइबर वॉरफेयर के लिए, साइबर युद्ध लड़ने के लिए। तो वो कैसे? कंप्यूटर को मैनिपुलेट करके, कंप्यूटरों को गड़बड़ करके ही तो ये सब होता है। तो इसीलिए ईवीएम के पक्ष में कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जिसको मानकर ईवीएम से इलेक्शन कराया जाना चाहिए। डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, क्या जनता के पॉकेट पे असर हो रहा है बढ़ने से? नहीं, जनता को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जितने दाम बढ़ेंगे, देखिए, जितने दाम बढ़ेंगे तो अच्छी बात है ना, ज़्यादा होनी चाहिए चीज़, कम होना बुरी बात होती है। अब दाम बढ़ने चाहिए हर चीज़ के। आरएसएस का तो यही फंडा है ना कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाओ मुसलमानों की नफ़रत बना के, और इस नफ़रत की आड़ में, पर्दे में हर एक आदमी की जेब, उसके घरों की तिजोरी में रखे हुए पैसे छीन लिए इन्होंने। तो इसी धोखाधड़ी से तो छीने, डिमोनेटाइजेशन से। क्या था? धोखाधड़ी तो थी वो। कितने नोट छप रहे हैं, कितने नोट मार्केट में हैं, क्या उतना सोना है? अगर एक यही सवाल पूछ लिया जाए तो इससे बड़ा घोटाला तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या भारत देश में जितनी करेंसी छाप दी गई है इस सरकार द्वारा, क्या उतना हमारे देश में एसेट्स हैं? क्या उतना सोना है? क्या उतनी क्षमता है करेंसी मार्केट में लाने की? अगर इसी पे जनता सवाल पूछ ले तो मोदी जी नहीं, इनके सारे सरकार के एक एक व्यक्ति इतना ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा कि शायद ये एक दिन भी सरकार में नहीं रह पाएंगे। तो रेट तो बढ़ने ही हैं अब, क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए तरह तरह के वादे किए जाते हैं, अपने आप को देशभक्त बताया जाता है, उसके लिए हज़ारों लाखों करोड़ रुपए एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से खर्च किए जाते हैं। अपनी पार्टी के जो कैडर्स हैं उनको मंथली पैसे दिए जाते हैं कि इसी काम पे लगे रहो जनता, ताकि यही महसूस करे कि अगर मोदी जी ने पेट्रोल के दाम बढ़ाएं तो इसकी वजह यह है कि बाहर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, या देश हित में है, या
या यूक्रेन में युद्ध हो गया और देश हित में अगर आप अपनी जेब के कुछ पैसे निकाल के दे दो तो देश हित में हो रहा है ये, तो आपकी जेब से सब पैसे निकाल के मोदी जी की जेब में दे दो या आरएसएस के लोगों की जेब में दे दो तो वो देश हित हो जाएगा। आम जनता बेचारी भूखे मरे या कुछ भी हो। अगर आप सब लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने आसपास ये देखें कि कितने आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं या इनके ऑफिस बेरर्स रहते हैं, उनको देख ले कि उनका 7 साल पहले रहने सहने का ढंग कैसा था, आज उसमें जो एकदम बदलाव आ गया, कितने वो रईस बन गए सब। उसी से आपको इसकी सच्चाई पता लग जाएगी कि आपसे की जेब से जो पैसा छीन के निकाल के जा कहाँ रहा है, क्या देश हित में जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हित में जा रहा है या उनके कार्यकर्ताओं के हित में जा रहा है। सर, राजस्थान में घटना घटी जहां पर मूछ रखने के एक युवक को पीटकर मार दिया गया, फिर उसके बाद मथुरा में घटना घटी कि गौ मांस के नाम पर किसी पे हमला करके बेरहमी से पीटा गया, इसको कैसे देखते हैं आप? ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ कदम है। हिंदू राष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो परेशानी और तकलीफ़ आने वाली है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आने वाली है। तो मूछ रखने का अधिकार नहीं, पानी पीने का अधिकार नहीं है ना एससी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को। तो यही तो मनुस्मृति है। बाबा साहब ने जो महान आंदोलन किया था वो तालाब से जाके पानी तो पिया था, क्योंकि पानी ना पीने देने के लिए जो उस वक़्त अनटचेबल कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, उन लोगों को तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था। जानवर उस तालाब से पानी पी सकते थे लेकिन इंसान नहीं पी सकते थे। उसी तरफ तो ये कदम है। मूछ की क्या बात कर रहे हैं? ये तो जो जिनको ये सो कॉल्ड अपने आप को हाई कास्ट और दूसरे लोगों को लो कास्ट मानते थे, उनकी महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने उसी महान आंदोलन में ही ये भी अनाउंस किया था कि अब से जो हैं अनटचेबल महिलाएं हैं वो पूरी साड़ी पहन के निकला करें। ये इस प्रकार के हालात हैं जिसमें वापस देश को लेके जाया जा रहा है। 1925 में आरएसएस बनी थी, तो 1925 से पहले ये किसी भी प्रकार से हिंदू राष्ट्र लागू करके हिंदू राष्ट्र बना के देश को मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के किसी को शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, किसी को कोई बिजनेस करने का अधिकार नहीं होगा, किसी को ज़मीन रखने का अधिकार नहीं होगा, किसी को घर रखने का अधिकार नहीं होगा, किसी को नौकरी रखने का अधिकार नहीं होगा। सब लोग गुलाम होंगे, सिर्फ सेवा करने के लिए ही जिंदा होंगे। ये मनुस्मृति है। दिल्ली में 3 एमसीडी का क्षेत्र था जिसको सरकार एक करना चाह रही है, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रहा है कि इस पे जो दिल्ली एमसीडी का है नगर निकाय, उस पे चुनाव नहीं होंगे, इस पे केंद्र सरकार का राज रहेगा। केंद्र सरकार इसको चलाएगी। आरएसएस और बीजेपी की चली और अगर मनुस्मृति लागू होगी तो वैसे भी ये उसी डायरेक्शन में एक और कदम है कि चुनाव तो कोई भी नहीं होना चाहिए ना। ईवीएम के जरिए चुनाव क्यों हो रहे हैं? ये भी कोई चुनाव थोड़ी है, ये चुनाव का एक दिखावा है। ईवीएम के जरिए चुनाव भी तो यही है जो अब एमसीडी में कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये देश के सभी हिस्सों से बहुत सारे चुनाव ही खत्म कर देंगे और मुंह दिखाने के लिए चुनाव किए भी जाएंगे तो वो ईवीएम से चुनाव किए जाएंगे। ये उसी तरफ एक कदम है। खुद ही 3 हिस्सों में बांटा गया था ना, उसकी वजह होती है दुनिया भर में जो स्थानीय निकाय होते हैं उनकी जो यूनिट होती है वो छोटी रखी जाती है, ताकि हर एक आदमी तक जो इलेक्टेड जो लोग हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके, वो पर्सनल ध्यान दे सके। अगर इतनी बड़ी बड़ी चीफ मिनिस्टर के बराबर मेयर होना चाहिए कभी, इसीलिए 3 मेयर किए गए थे, नहीं तो मेयर भी एक और चीफ मिनिस्टर भी एक पूरी दिल्ली का। तो यही इन सब चीज़ों की वजह से जो भी कार्य हुए हैं उससे पहले, जिनमें कुछ भी अच्छाई की थोड़ी सी भी बू भी आती थी, उसको ख़त्म करके वापस सारे ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे जनता का नुकसान हो, जिससे करप्शन बढ़े, जिससे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा। योगी जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, पूरा प्रचंड बहुमत से तैयारी चल रही है जोरों शोरों पे। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग जा रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद भी सबसे आखिर में शपथ जो दिलाई जा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब योगी जी को दिलाई जा रही है। इसके पीछे इनकी आपस में जो खींचतान है वो सामने आती नज़र आ रही है कि जो देश में अब 2 भावी प्रधानमंत्री पैदा हो गए हैं आरएसएस और बीजेपी की कैंप से। एक अमित शाह जी तो पहले से थे ही, जो अपने आप को चाणक्य कहलाना पसंद करते हैं और अपने आप को क्रेडिट देते हैं इस बात का कि मोदी जी को चीफ मिनिस्टर के रूप में सफल कराने में और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में सफल कराने में पूरा योगदान उन्हीं का है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी हैं जो पहली बार दूसरा चुनाव जीत के आए हैं, यानी कि
सेकंड टर्म चीफ मिनिस्टर बने हैं देश के सबसे बड़े राज्य का। अब वो चुनाव कैसे भी जीते हो, लेकिन अब तो जीत गए ईवीएम के माध्यम से, जिस भी माध्यम से। तो अब ये उनका भी एक अधिकार बन गया है प्रधानमंत्री पद पे अपना दावा ठोकने का। तो अब देखना जो बहुत ज़्यादा, जिससे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आने वाले हालात में और पेचीदगी आ सकती है कि अब इन दोनों पक्षों की लड़ाई में क्या देश का नुकसान होगा, इसके लिए भी देशवासियों को सजग रहना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी थे, जिनसे तमाम मुद्दे पर बात हुई। कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में ही खींचातान होने वाली है और सबसे बड़ा मुद्दा था डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे थे 5 राज्य में, कहीं पर भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे पेट्रोल डीजल तमाम चीज़ों पर दाम बढ़ने लगा। अब देखना होगा कि देश की जनता क्या इस बढ़ती पेट्रोल डीजल के दाम पर सड़क पर आकर सरकार से सवाल करती है या देश हित में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर सर से हमने बात किया, सर की राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सोशल मीडिया को बचा लें। प्लीज़ सोशल मीडिया बचाइए, नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के हाथों बिक चुकी है। इसलिए सोशल मीडिया को बचाना होगा, यूट्यूब चैनल को ये सब्सक्राइब करना होगा।